So, dear students, welcome back to our today's lecture. आज हम डिस्कस करेंगे about another important properties of magnetic material. There is soft and hard magnetic material. ठीक है, तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल क्या है, देन हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल क्या है, इनका क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, और इसके साथ साथ हम इनके कुछ एग्जाम्पल्स भी लेंगे। ठीक है, इसके बाद हम एक और छोटा टॉपिक हमारे इस यूनिट में बचता है, देयर इज मैग्नेटिक ऑर्डरिंग। वो क्या है, आज हम इसको भी हम कंप्लीट करेंगे आज के इस क्लास में। सो स्टार्ट करते हैं हम पहले सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल से। ठीक है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स, तो ध्यान से आप लोग देखेंगे, बहुत इजीली हम इसको समझने की कोशिश करेंगे। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल क्या है, कौन सी मटेरियल सॉफ्ट मैग्नेट होते हैं, और क्या क्या प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो अगर हम सिंपली एक्सप्लेन करें कि ये सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या चीज है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, these are the materials which can be easily magnetized as well as demagnetized. ठीक है, तो हम ऐसे मटेरियल्स को हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स कह सकते हैं, जिनको हम इजीली मैग्नेटाइज भी कर सकते हैं और इजीली डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सिंपली हमने इसको एक्सप्लेन किया कि वो मटेरियल है जिनको हम इजीली मैग्नेटाइज भी कर सकते हैं और इजीली डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन फिर किस पे डिपेंड करते हैं। अभी तक हमने जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज अभी तक हमने पढ़ के आए हैं, वहां पे हमने देखा था कि जो मटेरियल्स की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी डिफाइन करता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ ए मैग्नेटिक फील्ड हाउ द मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ या डाइपोल मूवमेंट ऑफ दैट मटेरियल बिहेव्स इन रिस्पॉन्स टू द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। अब जब आपके पास एक मटेरियल है, ठीक है, ये मटेरियल है, इसमें क्या है, मैग्नेटिक डोमेन्स है। पहले ये विदाउट, अगर आपके मैग्नेटिक फील्ड में है तो ये डिफरेंट डायरेक्शंस में अलाइन कर। जब आप इसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो ये मटेरियल क्या करेंगे, द मैग्नेटिक मूवमेंट या मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ दिस मटेरियल ट्राई टू अलाइन विद द अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अगर इस साइड में है तो सारे मैग्नेटिक मूवमेंट्स क्या करेंगे, इस जो आपने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव ऑन करेंगे। सो द की पॉइंट हियर इज, यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के लिए, सो हम कह सकते हैं द की फैक्टर इन डिजाइनिंग ए सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल is then to have easily moving domain wall। ठीक है, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू डिजाइन ए सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल इज देन टू हैव इजीली मूविंग डोमेन वॉल। मींस हमने क्या कहा था कि जो मटेरियल है आपकी, इनमें क्या होता है, इस तरह डोमेन्स प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, अगर इसको हम और एलेबोरेटली हम दिखाएं तो मैग्नेटिक मटेरियल में क्या था, ऐसे डोमेन्स थे। ठीक है, मल्टीपल डोमेन्स आपके मैग्नेटिक मटेरियल में थे, और हर डोमेन में क्या थे, जो मैग्नेटिक मूवमेंट थे वो एक ही डायरेक्शन में था। ठीक है, हर डोमेन में जो मैग्नेटिक मूवमेंट प्रेजेंट रहेंगे वो एक ही डायरेक्शन में अलाइन करता है, लेकिन ओवरऑल जो डोमेन्स की ओरिएंटेशन है वो रैंडम रहते हैं। अब जब इस पे आप अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो क्या करेंगे, ये जो डोमेन्स है, ठीक है, इस तरह डोमेन क्या करेंगे, इस मैग्नेटिक हर डोमेन के अंदर जितने भी
मैग्नेटिक मूवमेंट है या डाइपोल है वो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइ होने की कोशिश करेंगे। तो इसलिए हमने कहा कि जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है टू डिजाइन ए सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल इज टू हैव इजीली मूविंग डोमेन वॉल। अब ये कब इजीली मूव होंगे? जब ये डोमेन वॉल्स है वो इजीली मूव होंगे इन रिस्पॉन्स टू दिस अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड के जब आप इसको अप्लाई करेंगे तो ये डोमेन क्या होंगे? इन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अलाइन होंगे। तो ठीक है, तो ऐसे आप क्या कर सकते हैं? मैग्नेटिक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल आप डिजाइन कर सकते हैं। अब इंपॉर्टेंट और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको यहां पे याद रखना है कि जो भी आप मैग्नेटिक मटेरियल सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल आप बनाएंगे, दे शुड बी फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इम्प्यूरिटीज और एनी अदर इंक्लूजन। सो हम कह सकते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल should be free from impurities and inclusions। तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में आपके पास कोई भी इम्प्यूरिटीज नहीं होना चाहिए। इट शुड बी फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इम्प्यूरिटीज एंड अदर इंक्लूजन्स। ठीक है, इंक्लूजन मीन्स कोई भी फॉरेन मटेरियल उस मटेरियल में प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज if there are impurities or any other inclusion in that particular material, it will hindrance the moving of this domain wall। वो क्या करेंगे? जो डोमेन वॉल है उनको मूव करने से क्या करेंगे? रोकेंगे। जब ये डोमेन वॉल को मूव करने से रोकेंगे तो हम इजीली उस मटेरियल को मैग्नेटाइज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो एनी काइंड ऑफ मटेरियल which has to become a soft magnetic material should be free from any kind of impurities and other foreign inclusion। ठीक है, सो अब क्या होगा? अब अगर हम इसकी एप्लीकेशन की बात करेंगे तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल आर यूज्ड इन एप्लीकेशंस वेयर फ्रीक्वेंट, ये ऐसे मटेरियल या ऐसे एप्लीकेशन में हम यूज कर सकते हैं वेयर फ्रीक्वेंट reversals of the direction of magnetization required। अब जो सॉफ्ट मटेरियल को हम कहां पे यूज करेंगे? हम ऐसे एप्लीकेशंस में यूज करेंगे जहां पे आपकी जो फ्रीक्वेंटली मैग्नेटाइजेशन की डायरेक्शन को हम क्या कर सकें? रिवर्स कर सकें। ठीक है, इजीली हम मैग्नेटाइजेशन को, फॉर एग्जांपल अभी अगर आप इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज है तो इसकी रिवर्स में भी इजीली ये क्या होना चाहिए? मैग्नेटाइज होना चाहिए। तो ऐसे एप्लीकेशन में हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल को हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या होगा? अब जब ये इजीली मैग्नेटाइज एज वेल एज डीमैग्नेटाइज होंगे तो यहां पे क्या होगा? आपकी ओवरऑल हिस्टैरिसीस लूप जो कर्व हमने बनाया था, जब आप इस मटेरियल पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे तो वहां पे क्या हो रहे थे? हमें एक हिस्टैरिसीस लूप फॉर्म हो रहा था। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा क्या है? अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अगेंस्ट में हमारा मटेरियल मैग्नेटाइज होते हैं। तो जब हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की बात करते हैं तो ये इजीली जब आप मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज करेंगे तो ये क्या होगा? एक पर्टिकुलर टाइम तक ये मैग्नेटाइज होंगे। जब ये सैचुरेशन पॉइंट पे आ जाएंगे तो वहां पे फर्दर ये मैग्नेटाइज क्या होंगे? मैग्नेटाइज नहीं होंगे। इसको हम छोड़ देते हैं, यहाँ पे बनाते हैं। ये आपका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में, ठीक है, ये नेगेटिव डायरेक्शन और यहाँ से आपका मैग्नेटाइजेशन। तो आप इसको ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, तो यहां से आके फिर आपका इस तरह ये हिस्टैरिसीस लूप फॉर्म होंगे, इस तरह हिस्टैरिसीस लूप फॉर्म होंगे इन केस ऑफ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। ये अभी और भी क्या हो गया? ज्यादा बड़ा बने, इसको हम छोटे बना सकते हैं। तो हिस्टैरिसीस लूप जो है इन केस ऑफ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल इज वेरी वेरी थिन। इसको हम इसके इक्विवेलेंट हम मान सकते हैं कि यहाँ पे जो मैग्नेटाइजेशन होता है या हिस्टैरिसीस लूप फॉर्म होता है वो क्या है? बहुत छोटा। हम एक लाइन के समान इसको मान सकते हैं कि यहाँ पे थोड़ा ये क्या है? ब्रॉडर है। ठीक है, तो इन केस ऑफ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल द
area inside this hysteresis loop is very very small. तो जब यहाँ पे आपकी एरिया स्मॉल होंगे, ठीक है, सो इफ द area of this hysteresis loop is small, then क्या होगा, इसकी कारण यहाँ पे जो एनर्जी लॉस होंगे, ठीक है, ड्यूरिंग मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, जब आप इस मटेरियल को मैग्नेटाइज करेंगे और डीमैग्नेटाइज करेंगे, अपोजिट साइड में आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाएंगे, तो उस टाइम एरिया छोटा होने की वजह से ये एरिया किसके बराबर होता है, एरिया इन दिस हिस्टेरेसिस लूप इज इक्वल टू द लॉस इन द एनर्जी, एनर्जी कितना लॉस होगा। अब सॉफ्ट मटेरियल को हमने कहा कि ये हम इजीली मैग्नेटाइज कर सकते हैं, डिमैग्नेटाइज कर सकते हैं, तो ये क्या होगा, इजीली पहले इस डायरेक्शन में मैग्नेटाइज होंगे, देन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, देन फिर आगे की डायरेक्शन में जाएंगे। तो ये पूरा जो लूप है, लूप के अंदर जो एरिया होंगे सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स के लिए वो बहुत स्मॉल होंगे। अब ये हमारे पास क्या था, बी आर था, रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और यहाँ पे ये जो पॉइंट है जो कि मैग्नेटिक फील्ड पे, ये हमारा था एच सी, कोहेसिव फील्ड। अपोजिट डायरेक्शन में जब आप मैग्नेटिक फील्ड को अपोजिट डायरेक्शन में इंक्रीज करेंगे तो यहाँ पे आके आपकी पूरा जो ये मटेरियल है डिमैग्नेटाइज हो जाते हैं। फिर यहां से अगर हम नेगेटिव साइड की ओर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाते हैं तो यहाँ इस सैचुरेशन पॉइंट तक ये क्या हो जाता है, मैग्नेटाइज हो जाते हैं। फिर वापस यहाँ पे आकर रिमेनेंट या रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन, पूरा ये क्या हो जाता है, हिस्टेरेसिस लूप फॉर्म हो जाते हैं। तो क्या हो रहा है, इन केस ऑफ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल द एरिया ऑफ दिस कर्व, दिस मैग्नेटिक hysteresis loop is very small, so we can say the loss of the energy is also very small। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है ड्यूरिंग इन केस ऑफ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की केस में। ठीक है, कुछ और प्रॉपर्टीज हम देखते हैं। तो हमने कहा कि एक तो ये क्या होना चाहिए, फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ इम्प्यूरिटीज है। ठीक है, अब इसकी सिंथेसिस हम कैसे करें, अगर आपको एक सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल बनाना है तो कैसे बनाएं। तो कुछ क्या होते हैं, कुछ जो सॉलिड्स होते हैं या हम कह सकते हैं कुछ क्रिस्टल्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास आयरन है, ठीक है, आयरन हमारे पास है, तो इसमें क्या होता है, आयरन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत इजीली मैग्नेटाइज हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आयरन के क्रिस्टल में अगर हम ये वाला डायरेक्शन की बात करें 1100, तो इस डायरेक्शन में आयरन जो है बहुत इजीली मैग्नेटाइज होता है। सो आयरन गेट मैग्नेटाइज इट very easily in this direction, easily in this direction। ठीक है, तो 100 डायरेक्शन में आयरन बहुत जल्दी क्या होता है, मैग्नेटाइज होता है। ठीक है, मैग्नेटाइज हो जाता है। लेकिन अगर हम इसी आयरन में 111 डायरेक्शन की बात करते हैं तो इस साइड में, इस डायरेक्शन में आयरन को मैग्नेटाइज करना क्या है, बहुत मुश्किल है। तो आप क्या करेंगे, जब किसी भी आप अगर आपको मैग्नेटिक मटेरियल सिंथेसाइज करना है तो आप क्या करेंगे, आयरन की इस डायरेक्शन को मैग्नेटाइज करने की कोशिश करेंगे। आयरन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बहुत इजीली मैग्नेटाइज होता है, वो है 100 डायरेक्शन। सो क्या करेंगे आप, जब आयरन की सैंपल को आप बनाते वक्त ऐसे बनाएंगे कि आयरन की जो क्रिस्टल है वो 100 डायरेक्शन में क्या हो जाए, ये अलाइन हो जाए। ओवरऑल 100 डायरेक्शन में आयरन क्या हो जाए, आयरन की क्रिस्टल्स अलाइन हो जाए, क्योंकि 100 डायरेक्शन में आप इजीली आयरन को क्या कर सकते हैं, मैग्नेटाइज कर सकते हैं। लेकिन अगर हम 1 डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे आप क्या कर, आपकी जो आयरन है वो मैग्नेटाइज होना बहुत हार्ड है। ठीक है, तो ऐसे आप आयरन से सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल तैयार कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। ठीक है, सो एग्जांपल्स ऑफ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स के अगर कुछ हम एग्जांपल्स देखें तो ये जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है मोस्टली वो निकल आयरन एलॉय रहते हैं। ठीक है, मैक्सिमम
जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मैक्सिमम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स आर एलॉय ऑफ आयरन एंड निकल। आयरन और निकल की एलॉय रहते हैं विद वेरिंग परसेंटेज ऑफ निकल एंड आयरन। अब मटेरियल में क्या चेंज होगा, इनकी परसेंटेज चेंज होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल सबसे पहला अगर हम एग्जांपल की बात करें, ये है हमारा हाइपरनिक। हाइपरनिक मटेरियल है जो कि हमारे पास सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है एंड इट्स एन एलॉय ऑफ आयरन एंड निकल। आयरन और निकल की एलॉय है जिसमें अराउंड 50% निकल रहता है और 50% आयरन रहता है, ठीक है। तो द कंपोजिशन 50% निकल एंड 50% आयरन इज अ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल नोन एज हाइपरनिक। इसको हम क्या कहते हैं, हाइपरनिक कहते हैं, ठीक है। दूसरा अगर हम एग्जांपल लेते हैं तो हमारे पास मम मेटल रहता है। मम मेटल ये क्या है, ये भी एलॉय है। ये 4 एलिमेंट्स के एलॉय है। इनमें आपका 77% आपका निकल रहता है, 14% इसमें आयरन रहता है एंड देन 5% इसमें आपका कॉपर रहता है और इसके साथ साथ इन द रिमेनिंग 4% इज मोलिब्डेनम। तो ये जो मम मेटल है, इस कंपोजिशन ऑफ दिस 4 एलिमेंट जिसमें निकल है 77%, 14% आयरन, 5% कॉपर एंड 4% मोलिब्डेनम। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। ये क्या है, सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल का एग्जाम्पल है। थर्ड इज योर परम एलॉय। परम एलॉय ये भी क्या है, एलॉय है निकल और आयरन का। इसमें अगर हम पर कंपोजिशन की बात करें, इसमें अराउंड 78% निकल रहता है। इसको कभी कभी हम 78 परम एलॉय भी कहते हैं। क्या है, इसमें अराउंड 78% निकल है और रिमेनिंग 14% इसमें क्या है, आपका आयरन है। सो दिस इज द अनदर एग्जांपल ऑफ एलॉय ऑफ निकल एंड आयरन विच इज a soft magnetic material। और अगर हम एग्जाम्पल ले तो आपके पास है सुपर एलॉय। सुपर एलॉय, सुपर एलॉय क्या है, इसमें लगभग 79% क्या रहता है आपका, 79% ऑफ दिस सुपर एलॉय इज निकल, ठीक है। ये क्या है, आपका एलॉय है, ठीक है। निकल और आयरन का एलॉय है। रिमेनिंग इनमें क्या होगा, आयरन होंगे, ठीक है। रिमेनिंग इज योर आयरन, ठीक। तो ये है कुछ एग्जांपल ऑफ सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल जहां से आप इजीली सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल तैयार कर सकते हैं, ठीक है। अब क्या प्रॉपर्टी है फिर, ये जो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी है कि ये इजीली क्या करते हैं, आपकी मैग्नेटाइज हो जाते हैं या डिमैग्नेटाइज हो जाते हैं। इसकी वजह से ये जो सॉफ्ट एलॉय है ये क्या देते हैं, दिस ऑल एलॉयज, ठीक है, दिस ऑल एलॉयज प्रोवाइड वेरी लो वैल्यू ऑफ फ्लक्स डेंसिटी। फ्लक्स डेंसिटी ये क्या देते हैं, इनकी फ्लक्स डेंसिटी जो है वो बहुत कम होते हैं। फ्लक्स डेंसिटी कम होंगे ऑफ द ऑर्डर ऑफ 0.7 टू 1.3 टेस्ला, इसके अराउंड इसकी फ्लक्स डेंसिटी होंगे। फ्लक्स डेंसिटी का कम होने से क्या होगा, इसमें जो ड्यूरिंग मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन, जब हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करेंगे तो उस वक्त जो करंट लॉस होंगे इन द फॉर्म ऑफ ईडी करंट, किसके फॉर्म में, ईडी करंट की फॉर्म में जो एनर्जी लॉस होगा वो क्या होंगे, मिनिमम होंगे, ठीक है। तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की जो फ्लक्स डेंसिटी है वो बहुत कम होते हैं, जिसकी वजह से ड्यूरिंग द चेंज इन द मैग्नेटिक फ्लक्स, हम मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते वक्त जो यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी की वजह से जो हमारा करंट लॉस होता है वो बहुत मिनिमम होता है, ठीक है। तो ये था सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल क्या चीज है। फिर हम लास्ट में इन दोनों के कुछ कंपैरिजन करेंगे, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या था, ये वो मटेरियल्स थे जिनको हम इजीली मैग्नेटाइज भी कर सकते थे और डीमैग्नेटाइज भी कर सकते थे। अब हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स क्या है, सो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स और दोस मटेरियल, ये वो मटेरियल्स है which cannot be magnetized and
डीमैग्नेटाइज्ड इजीली। ये वो मटेरियल है जिनको हम इजीली मैग्नेटाइज एज वेल एज डीमैग्नेटाइज नहीं कर सकते हैं। इनकी मैग्नेटाइजेशन के लिए भी बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड की जरूरत है, फिर उसको रिवर्स करने के लिए, डीमैग्नेटाइज करने के लिए भी बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होते हैं। ठीक है, सो in case of these these hard magnetic materials are used, इनको हम यूज करते हैं। These hard magnetic materials are used to produce permanent magnet। परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम इस हार्ड मटेरियल को क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब इससे क्या होगा, क्योंकि हमने कहा कि ये इजीली क्या होता है, मैग्नेटाइज भी नहीं होता है और डीमैग्नेटाइज भी नहीं होते हैं। अब इससे क्या होगा, इसकी हिस्टैरिसीस लूप जो होंगे, एरिया ऑफ दिस कर्व्स बिकम वेरी लार्ज। ये क्या हो जाता है, इसकी एरिया बहुत लार्ज हो जाता है। ठीक है, तो आपका ऐसे मटेरियल इजीली मैग्नेटाइज होंगे। However, the area of this hysteresis loop is very large in case of hard magnetic material। यहाँ तक मैग्नेटाइज होंगे, फिर अपोजिट साइड में भी ये क्या होगा, इस तरह डिमैग्नेटाइज होंगे। ठीक है, तो ये है आपकी हिस्टेरिसिस लूप इन केस ऑफ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल में क्या था कि ये जो हिस्टेरिसिस लूप था वो बहुत स्मॉल थे। जो हिस्टेरिसिस लूप इज वेरी स्मॉल, द एरिया अंडर दिस हिस्टेरिसिस कर्व्स इज वेरी स्मॉल। सो यहाँ पे ये जो पॉइंट है, यहाँ पे इसको हम कहते हैं बी आर, रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन। जब आप मैग्नेटिक फील्ड को हटाते हैं तो इस पॉइंट के आके यहाँ जीरो हो जाते हैं, फिर भी आपका मटेरियल मैग्नेटाइज रहते हैं। इसको हम बी आर से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन। यहाँ पे फिर आप अगर इस फील्ड को फर्दर नेगेटिव डायरेक्शन में इंक्रीज करते हैं, यहाँ पे आके आपका मैग्नेटिक जो मटेरियल है वो जीरो मैग्नेटाइज होते हैं, उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी खत्म होते हैं। इससे हम कहते हैं एचसी, कोरेसिव मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ से फर्दर नेगेटिव फील्ड में बढ़ाने पे यहाँ तक वो मैग्नेटाइज कहते हैं, जहां पे हम क्या करेंगे, सैचुरेशन। यहाँ से फिर इसको बढ़ाने से क्या होगा, तो पहले आपका यहाँ से मैग्नेटाइज हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रहा है तो मैग्नेटाइजेशन बढ़ रहा है। यहाँ से फिर क्या हो रहा है, रिवर्स हो रहा है। यहाँ पे आके फिर वापस ये इंक्रीज होके फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, सेचुरेशन पॉइंट तक आ रहा है। अब यहाँ पे क्या होगा, इस स्टेज पे आपका जो मैग्नेटिक डोमेन्स के अलाइनमेंट होंगे इस डायरेक्शन में होंगे। इस सिचुएशन पे आके ये टोटली क्या होंगे, अपोजिट डायरेक्शन में अलाइन होंगे। सारे मैग्नेटिक मूवमेंट इस डायरेक्शन में अलाइन होंगे। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, जहां से यहाँ से मैग्नेटाइज होना, फिर आपका मटेरियल डीमैग्नेटाइज होना, और फिर जाके ये मैग्नेटाइज होना, ये पूरा प्रोसेस इन केस ऑफ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल इज नॉट इजी। ये पूरा प्रोसेस होना इजी नहीं है हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल में। ठीक है, तो ये एरिया क्या आ रहा है, एरिया ऑफ दिस हिस्टेरिसिस लूप इज वेरी लार्जर। सो एरिया ऑफ हिस्टेरिसिस लूप इज वेरी लार्ज। ये क्या है, बहुत बड़ा है। इसकी वजह से आपका जो लॉस भी क्या होगा, देयरफॉर लॉस इज आल्सो वेरी हाई, देयरफॉर एनर्जी या करंट लॉस इज वेरी हाई। ठीक है, तो ये है आपका हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। आगे देखेंगे हम इसकी और कुछ प्रॉपर्टीज हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल की। ठीक है, अब देखो ये जो मैग्नेटिक जो हमने हिस्टेरिसिस लूप हार्ड मटेरियल के बनाया है वो उतना ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं रखते हैं, क्योंकि इसको जो बनाना, इसका पूरा जो प्रोसेस, एक बार रिवर्स होना और एक बार मैग्नेटाइज होना, ये क्या है, बहुत मुश्किल है। ठीक है, सो अब क्या है, अब हमने बताया कि इसको हम परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम यूज करते हैं। तो परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट के लिए जो चाहिए, रेसिडुअल इंडक्शन एंड अ लार्ज कोरेसिव फोर्स। हम इसको परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए क्यों यूज करते हैं, क्योंकि परमानेंट मैग्नेट के लिए एक तो ये एचसी, कोरेसिव फील्ड, और दूसरा ये आपका रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन बहुत ज्यादा होना चाहिए तभी। क्योंकि अगर हम इसको अगर सॉफ्ट के साथ कंपेयर करें तो सॉफ्ट के लिए बी आर और एच सी क्या था, बहुत छोटे थे, लेकिन हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल के लिए इज हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल हम लिख सकते हैं, मैग्नेटिक मटेरियल्स हैव
very large value of Br, that is residual magnetization, and Hc, that is corrosive field. ठीक है, the area, अब क्या है, ये जो एरिया है इन दोनों के बीच में, the area between Br and Hc represents, इसकी क्यों इंपॉर्टेंस है ये Br और Hc, these two, the area between these two represents the energy required to demagnetize, इन दोनों के बीच में जो एरिया है बिटवीन Hc एंड Hr, वो उस एनर्जी के इक्विवेलेंट होते हैं जो कि डिमैग्नेटाइज करने के लिए डिमैग्नेटाइज ए परमानेंट मैग्नेट, एक परमानेंट मैग्नेट को डिमैग्नेटाइज करने के लिए जितना एनर्जी चाहिए वो एनर्जी इक्विवेलेंट होते हैं द एरिया, ये वाला एरिया बिटवीन यूर Br एंड Hc। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन दोनों की प्रोडक्ट को हम कहते हैं एनर्जी प्रोडक्ट। ठीक है, तो द प्रोडक्ट, तो हम कह सकते हैं द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस area is BrHc, the product of this is called is, इन दोनों को हम क्या कहते हैं, एनर्जी प्रोडक्ट, इसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी प्रोडक्ट। सो द प्रोडक्ट ऑफ Br and Hc, or we can say the area between residual magnetization and the corrosive field is known as energy product। और ये क्या है, इतना एनर्जी चाहिए एक परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल को डिमैग्नेटाइज करने के लिए। ठीक है, तो क्या है परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल, ये वो मटेरियल है जिनको ना हम इजीली मैग्नेटाइज कर सकते हैं ना इजीली हम डिमैग्नेटाइज कर सकते हैं। तो इनको एक तो मैग्नेटाइज करने के लिए भी एनर्जी चाहिए इस सिचुएशन में आने के लिए, और फिर वापस डिमैग्नेटाइज दूसरे साइड में मैग्नेटाइज होने के लिए भी उतना एनर्जी चाहिए। तो ये इतना इजी नहीं है। दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि जो परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल है हम इनको परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इसका जो Br है रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन, H कोरेसिव फील्ड बहुत ज्यादा होते हैं जो कि ये परमानेंट मैग्नेट के लिए चाहिए होता है। तीसरा इंपॉर्टेंट फीचर क्या है कि द एरिया बिटवीन Br रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन एंड Hc कोरेसिव फील्ड, इन दोनों के बीच में जो एरिया है, this area is equivalent to the energy required to demagnetize a permanent magnet। इतना एनर्जी आपको चाहिए एक परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल को डिमैग्नेटाइज करने के लिए। ठीक है, तो ये था आपका हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। क्या है एग्जांपल्स ऑफ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल की एग्जांपल अगर हम देखें तो क्या है, सबसे पहला जो हमारा एग्जांपल है वो है आपका कोबाल्ट स्टील। कोबाल्ट स्टील, ठीक है, कोबाल्ट स्टील इसका एग्जांपल है और इसको हम यूज करते हैं, एंड दिस कोबाल्ट स्टील इज यूज्ड इन परमानेंट मैग्नेट फॉर कंपास। कंपास में हम परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए कोबाल्ट स्टील को हम यूज करते हैं। दूसरा आपका है टंगस्टन स्टील। टंगस्टन स्टील भी आपका हार्ड मैग्नेट का क्या है, एग्जाम्पल है। इट इज यूज, इसको हम यूज करते हैं इन डीसी मशीन्स। कहाँ पे यूज करते हैं इसको, हम डीसी मशीन्स में यूज करते हैं। देन आवर थर्ड इज AlNiCO, एल्युमिनियम निकल एंड कोबाल्ट एलॉय। इसको हम यूज करते हैं फॉर मेकिंग परमानेंट मैग्नेट। इसको हम परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, वही और एग्जांपल है। और आगे परमानेंट मैग्नेट में इसको हम जो परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल है उसको बनाने के लिए हम यूज करते हैं। देन और कुछ आपका और भी समैरियम कोबाल्ट है। ठीक है, समैरियम कोबाल्ट है, समैरियम और कोबाल्ट का अलॉय है, इसको भी हम, ये भी आपका हार्ड जो मैग्नेटिक मटेरियल का एग्जांपल है। देन वी हैव आवर बेरियम
फेराइड, ये भी क्या है, बेरियम फेराइड भी आपका, इसका जो फॉर्मूला है 0.6 Fe2O3, ये भी आपका क्या है, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल का एग्जाम्पल है। तो ये है ऑल अबाउट आवर सॉफ्ट मैग्नेट एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, अब इनको हम समराइज करते हैं एक कॉलम के फॉर्म में, ताकि आप लोगों को याद रहने में आसानी रहे। एक साइड हम लिखते हैं हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है, कंपेयर करते हैं। दूसरे साइड हम लिखते हैं सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स। क्या है, एक साइड आपका हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल है, दूसरा साइड आपका सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल है। तो सबसे पहला प्रॉपर्टी तो क्या है इनकी, हम बनाएंगे हिस्टेरिसिस लूप। हिस्टेरिसिस लूप, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल क्या क्या होता है, हिस्टेरिसिस लूप है वो बहुत ब्रॉड रहते हैं। अगर इसी को हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के बनाए तो ये क्या होता है, ये बहुत क्या होता है, छोटा होता है। इसकी एरिया जो है सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल के लिए बहुत छोटा होता है। ठीक है, तो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये आपका है बी आर, ये आपका है, इस पॉइंट को हम एच सी कहते हैं। उसी तरह यहाँ पे आप ये आएंगे बी आर और ये पॉइंट होंगे एच सी। अब यहीं से हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पॉइंट है क्या है, पहला जो पॉइंट है, इन केस ऑफ हार्ड मैग्नेटिक वाइडर बी एच लूप, आपका हिस्टेरिसिस लूप क्या है, वाइडर है। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका क्या है, नेरो है, नेरो बी एच लूप। बी एच मीन्स जब आप इस पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मैग्नेटाइज हो जाएंगे। इस साइड आप मैग्नेटिक फील्ड, इस साइड ये बी मीन्स आपका मटेरियल कितना मैग्नेटाइज हो रहा है। ठीक है, तो पहला डिफरेंस क्या है, एक का वाइडर बीएच लूप है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मोर हिस्टेरिसिस लॉस। इसमें क्या होगा, लेस हिस्टेरिसिस लॉस होंगे। ठीक है, एक में ज्यादा हिस्टेरिसिस लॉस होंगे, एक में कम होंगे। दूसरा अगर हम देखें, यहाँ पे बी आर के वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है, यहाँ पे बी आर वैल्यू बहुत छोटा है। बी आर मीन्स इसकी रिटेंटिविटी, retentivity, that is the value of Br is higher। यहाँ पे क्या है रिटेंटिविटी का वैल्यू, या यहाँ पे हम लिख सकते हैं Br is लो, Br बहुत छोटा है। फिर आगे डिफरेंस क्या है आपका, कोर्सिविटी, दैट इज Hc। Hc यहाँ पे क्या है, हायर है, Hc इज हायर। यहाँ पे क्या है आपका Hc, दैट इज कोर्सिविटी इज लोअर। ये क्या है, ये वो मैग्नेटिक फील्ड है जब इसको हम अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ाते हैं तो हमारा जो मैग्नेटिक मटेरियल है वो उस पॉइंट पे आके टोटली जीरो मैग्नेटाइज दिखाते हैं, या आपका मैग्नेटिक मटेरियल जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसमें खत्म हो जाते हैं। ठीक है, और आगे और प्रॉपर्टी अगर हम देखें तो यहाँ पे जो है जैसे कि हमने अभी कहा था एनर्जी प्रोडक्ट। ठीक है, एनर्जी प्रोडक्ट, दैट इज द प्रोडक्ट बिटवीन बी आर एंड एच सी। इसमें क्या है, इज हायर, इज हायर। यहाँ पे क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ बी आर एंड एच सी इज लोअर, बहुत कम है। ये और एक डिफरेंस है जिसकी वजह से इसको हम परमानेंट मैग्नेट में परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज करते हैं, इसको हम परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और हम एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि हार्ड टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। ये क्या है, इजी है, इजी टू मैग्नेटाइज एंड डीमैग्नेटाइज। ये क्या है, हार्ड मटेरियल को आप हार्ड है मैग्नेटाइज भी आसानी से नहीं कर सकते हैं, डीमैग्नेटाइज भी आसानी से नहीं कर सकते, लेकिन सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल को आप इजीली मैग्नेटाइज भी कर सकते हैं और डीमैग्नेटाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, ये और एक इंपॉर्टेंट इसका प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट फीचर क्या है, नेक्स्ट फीचर जो आप यहाँ पे इनकी, अगर हम मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी की बात करें, ठीक है, मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी
हार्ड मैग्नेट की बहुत लो होते हैं, तो हम लिख सकते हैं मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, दैट इज ITY, मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी, जिसे हम काय से क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। एंड मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी जिसको हम म्यू से क्या करते थे, रिप्रेजेंट करते थे, इज लो। इन केस ऑफ हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल हम कह सकते थे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी एज वेल एज मैग्नेटिक परमिएबिलिटी इज वेरी लो। हाउएवर अगर हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि the magnetic susceptibility, that is chi, and magnetic permeability, that is mu, are higher। ये दोनों क्या है, बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये क्या है, मैग्नेटिक susceptibility and magnetic permeability, chi and mu in case of hard magnetic material is very low, however the magnetic susceptibility and magnetic permeability in case of soft materials are very high। ठीक है, देन द लास्ट, अगर हम लास्ट इसका एप्लीकेशन देखें, सो वी कैन से दैट द permanent magnets are very hard to magnetize and demagnetize, so these hard magnetic materials are used to, कहां पे यूज होंगे, यूज टू मेक परमानेंट मैग्नेट। इसको हम परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम इसको क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक है, सो हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स आर यूज्ड टू मेक परमानेंट मैग्नेट ड्यू टू इस किसकी वजह से, ड्यू टू इस हायर BR वैल्यू, दैट इज रिटेंटिविटी वैल्यू, एंड हायर कोरेसिविटी वैल्यू। ऑल्सो इट्स बिकॉज हार्ड टू मैग्नेटाइज एज वेल एज डीमैग्नेटाइज। हाउएवर अगर हम सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल की बात करें, बिकॉज ऑफ इट्स लो BR वैल्यू, क्या, लो BR वैल्यू मींस लो रेसिडुअल मैग्नेटाइजेशन वैल्यू, इट्स नॉट, इस हम लिख सकते हैं, इट इज नॉट सुइटेबल टू यूज soft magnetic material to make permanent magnetic material, permanent magnet। ठीक है, परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम इस मटेरियल को यूज नहीं कर सकते हैं। इसकी हम अगर हम एप्लीकेशन देखें तो ये मेनली इसका एप्लीकेशन जो होता है, द एप्लीकेशन ऑफ दिस सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल्स आर यूज्ड इन AC डिवाइसेस। हम क्या कहते हैं इसको, AC डिवाइसेस में यूज कर सकते हैं। जैसे कि हमारे पास क्या है, ट्रांसफार्मर है एक, तो इससे क्या होगा, इसकी क्योंकि हिस्टेरिसिस लूप है तो एनर्जी भी क्या कम होगा, कम लॉस होंगे। दूसरा हम इसको क्या कर सकते हैं, इंडक्शन मोटर्स में भी हम इसको यूज कर सकते हैं। इसकी अगर हम एप्लीकेशन की बात करें, हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स आर मेनली यूज्ड इन DC डिवाइसेस। इसको हम कहाँ पे यूज करते हैं, DC डिवाइसेस में यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था आपका ए वेरी शॉर्ट नोट या शॉर्ट कंपैरिजन बिटवीन सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल एंड हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल। यहां से आप लोगों को और भी क्लियर हो गया होगा कि ये हार्ड मैग्नेटिक मटेरियल क्या चीज है और सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल क्या चीज है, या इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये था ऑल अबाउट हार्ड एंड सॉफ्ट मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है, अब इस चैप्टर में हमारे पास एक और टॉपिक बचता है, उसको भी हम पूरा करके जाएंगे यहीं पे। वो है आपका मैग्नेटिक ऑर्डरिंग, ऑर्डरिंग ऑफ डाइपोल्स इन डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल। इसको भी हम यहाँ पे, आपको मैंने यहाँ पे डायग्रामेटिकली शो किया हुआ है कि डाइपोल्स जो है, इन द एब्सेंस ऑफ एनी मैग्नेटिक फील्ड, डाइपोल्स आपकी मटेरियल में कैसे अलाइन होते हैं, इसे कहते हैं हम मैग्नेटिक ऑर्डरिंग, मैग्नेटिक ऑर्डरिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ फेरो मैग्नेटिक मटेरियल में डिफरेंस क्या है, इनका एग्जांपल देखेंगे, इनकी ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू देखते हैं। तो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है कि जो डाइपोल्स होते हैं मैं उस फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में, वो सब एक ही डायरेक्शन में क्या होता है, अलाइन होते हैं। एक ही डायरेक्शन में अलाइन होने की वजह से यहाँ एक मैग्नेटिक मूवमेंट दूसरे मैग्नेटिक मूवमेंट को कैंसिल नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से हमारे पास यहाँ पे क्या होता है, नेट मैग्नेटिक
मूवमेंट रहता है, ठीक है, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, सम मैग्नेटिक मूवमेंट्स आर रिमेनिंग इन सच सॉलिड इन द एब्सेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर भी निकालेंगे तो कुछ टाइम के लिए इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी रहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो आपका मैग्नेटिक डोमेन्स है वो सारे एक ही डायरेक्शन में अलाइन होते हैं। लॉन्ग रेंज ऑर्डरिंग ऑफ पैरेलल डाइपोल्स एंड नेट परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट, जिसकी वजह से क्या होता है, पैरेलल डाइपोल्स की अलाइनमेंट होने की वजह से इनमें परमानेंट मैग्नेटिक मूवमेंट है। अगर हम मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी की बात करें, जो कि क्या है, मैग्नेटिक मूवमेंट की और इनकी जो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की रेशियो के बराबर है, वो आते हैं इसका 50 से लेके 10⁵ तक इसका मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू आता है। एग्जाम्पल अगर हम बात करें, अल्फा आयरन है, कोबाल्ट है, निकेल है, गैडोलिनियम है, ये सब आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट, अगर हम एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स की बात करें तो इनमें क्या होगा, इन द एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक डाइपोल्स क्या होंगे, एक अगर आपका पैरेलल में होगा तो दूसरा उसके एंटी पैरेलल में होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका डायरेक्शन एबो है, यहाँ पे इसका डायरेक्शन क्या है, बिलो है, तो क्या होगा, नेट जो मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस करेंगे फ्रॉम दिस पैरेलल लाइन, ठीक है। अगर ये आपका कुछ नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, तो ये इसकी क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। अपोजिट डायरेक्शन में होने से ये क्या होगा, ये अगर +1/2 है तो ये -1/2 कैंसिल होंगे, नेट मैग्नेटिक मूवमेंट यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा। तो एंटी फेरोमैग्नेटिक में क्या है, अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स मूवमेंट ऑफ नेबरिंग एटम और आयन आर एक्जैक्टली इन अपोजिट डायरेक्शन इन दिस। जो नेबरिंग एटम्स की डाइपोल्स है वो अगर एक एटम में अगर हायर स्पिन में है तो दूसरे एटम में लोअर स्पिन में, जिसकी वजह से अगर ये कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट प्रोड्यूस करते हैं तो ये उसकी नेबरिंग एटम की मैग्नेटिक मूवमेंट उसको क्या करते हैं, कैंसिल आउट करते हैं। सो द नेट मैग्नेटिक मूवमेंट और नेट मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी इन सच केसेस ऑफ सॉलिड और 0। एग्जांपल्स आपका है निकल ऑक्साइड है, मैग्नीज ऑक्साइड है, ठीक है। तो इनमें क्या होता है, इनमें आपका एक एक मैकेनिज्म जो फॉलो होता है, इसको हम कहते हैं सुपर एक्सचेंज। क्या कहते हैं, सुपर एक्सचेंज मैकेनिज्म कहते हैं, सुपर एक्सचेंज मैकेनिज्म कहते हैं, ठीक है। सुपर एक्सचेंज मैकेनिज्म में क्या होगा कि आपकी निकल है, ठीक है, निकल ये है, निकल में क्या होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन अगर इस तरह निकल में होंगे, ठीक है, निकल की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो क्या है, ये आपका ये D8 सिस्टम है, ठीक है, D8 सिस्टम है, ठीक है। तो d ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन कैसे होंगे आपका, इस तरह 1 2 3, एक मिनट, 6 7 8, ठीक है, ठीक है। ये तो यहाँ पे ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन्स है ये इधर होंगे, ठीक है। ये क्या करेंगे, नेबरिंग जो आपका ये है ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो ये आगे एक्सटेंड होंगे, तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन होंगे जिसका स्पिन क्या होगा, अपोजिट होंगे इस वाले निकल का। तो ये क्या करेंगे, अगर ये +1/2 अगर ये इसका स्पिन के हम अलाइनमेंट देखें तो इसका -1/2 होंगे, तो ये दोनों कैंसिल होंगे। तो इसी को हम कहते हैं सुपर एक्सचेंज मैकेनिज्म। यहाँ पे इसका अपोजिट वाला क्या होगा, स्पिन होंगे, फिर यहाँ से दूसरा निकल आएंगे, ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के साथ ओवरलैप होंगे, इसका अपोजिट होंगे। तो ये क्या बनाते हैं, एक प्रॉपर चेन बनाते हैं, ठीक है। यहाँ से और एक ऑक्सीजन आएंगे और एक ऑक्सीजन आएंगे, इसकी स्पिन एबो होंगे, इस वाले साइड में बिलो वाला स्पिन, फिर यहाँ से निकल आएंगे, एक पूरा क्या बनाते हैं, ये पूरे क्रिस्टल में चेन बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं सुपर एक्सचेंज मैकेनिज्म। और यही मैकेनिज्म फॉलो होता है इन केस ऑफ एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल में। इस तरह फिर यहाँ पे नेट जो मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी है वो 0 हो जाता है, ठीक है। देन आते हैं हम पैरामैग्नेटिक में। पैरामैग्नेटिक में क्या होते हैं, जितने भी डाइपोल्स होते हैं वो रेंडमली अलाइन होते हैं, इनका कोई डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। तो कुछ यहाँ पे कैंसिल होंगे, कुछ
यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा, इसमें जो ओवरऑल नेट मैग्नेटिक मूवमेंट है वो भी बहुत कम आते हैं। तो रेंडमली डाइपोल डायरेक्शन ऑफ डाइपोल्स मूवमेंट ऑफ नेबरिंग एटम्स एंड स्मॉल नेट मैग्नेटिक मूवमेंट, तो रेंडम होने की वजह से यहाँ कुछ तो कैंसिल हो जाते हैं, सम क्या हो जाते हैं, सम मैग्नेटिक मूवमेंट ऑब्जर्व, यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक मूवमेंट जो होते हैं ऑब्जर्व होते हैं, जिसकी वजह से जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू है वो 10⁻³ to 10⁻⁵ तक ऑब्जर्व करते हैं इन केस ऑफ पैरामैग्नेटिक मटेरियल। एग्जांपल है हमारा एल्युमिनियम, प्लेटिनम, मैग्नीज, तो ये सब क्या है आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। ये आप ध्यान रखेंगे। ऑर्डरिंग क्या है, ऑर्डर कैसे है, क्यों इसका जो मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू इतना वेरी होता है, और एग्जांपल्स आप याद रखेंगे, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। देन लास्ट इज योर फेरी मैग्नेटिक मटेरियल, तो यहाँ पे क्या है, डाइपोल मूवमेंट्स ऑफ नेबरिंग एटम्स आर एग्जैक्टली इन अपोजिट डायरेक्शन एंड डिफरेंट मैग्नीट्यूड। यहाँ पे क्या होगा, एक तो क्या है, जिस तरह आपने एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल की तरह देखा, यहाँ पे अगर एक सेट ऑफ एटम्स की डाइपोल एक डायरेक्शन में है तो दूसरे सेट ऑफ एटम्स की डाइपोल दूसरे डायरेक्शन में, ठीक है। तो इनका क्या होगा, है तो ये अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड जो है, वैल्यू जो है, ये आप यहां से देख पा रहे होंगे कि अगर ये एरो इतना बड़ा है तो ये इतना छोटा है, ठीक है। तो ये दोनों एक अपोजिट तो है, लेकिन दीज टू आर अपोजिट बट अनइक्वल, ठीक है। हम यहां पे कह सकते हैं दीज टू आर अपोजिट, क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, बट अनइक्वल, बट आर नॉट इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है। मैग्नीट्यूड में इक्वल नहीं है, फॉर एग्जांपल ये 1 है तो ये 0.5 ही है, ठीक है। इसका मैग्नीट्यूड इन दोनों का बराबर नहीं है, तो इससे क्या होगा, ये तो कुछ अगर मैग्नेटिक मूवमेंट ये प्रोड्यूस करता है तो इसमें से कुछ क्या करेंगे, इसका जो मैग्नेटिक मूवमेंट का इफेक्ट है वो कैंसिल करेंगे, पूरा ये नहीं कर पाएंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी का वैल्यू जो है वो लेस देन 50 आता है। मींस इसमें कुछ मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी इनमें भी, इन फेरी मैग्नेटिक मटेरियल्स में भी बाकी रहते हैं। एग्जाम्पल है हमारा MnFe2O4 मैग्नीज फेरेट है, मैग्नीज +2 ऑक्सीडेशन में आयरन +3 जिसे हम मैग्नेटाइट कहते हैं, या लोडस्टोन है जिसमें आयरन 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहते हैं, एक +2 और +3। तो ये है आपका कैसे मैग्नेटिक मटेरियल, जैसे कि फेरोमैग्नेटिक, एंटी फेरो या पैरा है, या आपका फेरी मैग्नेटिक मटेरियल है, इनमें कैसे आपका क्या होता है, ऑर्डरिंग ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट्स रहता है, और उसकी वजह से कितना नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट या मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो होता है और नहीं होता है, ठीक है। तो ये था ऑल अबाउट आवर ऑर्डरिंग इन डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल। और जब हम यहाँ पे आपने डाई मैग्नेटिक नहीं देखा है, ठीक है। डाई मैग्नेटिक मटेरियल में क्या होता है, कोई भी मैग्नेटिक डाया मैग्नेटिक मटेरियल्स, ठीक है, मटेरियल्स में क्या होगा, जो काय का वैल्यू होगा यहाँ पे भी 0 होता है, ठीक है। जो मैग्नेटिक, ये बिल्कुल भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं इवन इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि यहाँ पे जो स्पिन के हम डाइपोल्स की बात करते हैं, डाइपोल्स प्रेजेंट ही नहीं होते। सो इन डायमैग्नेटिक मटेरियल डाइपोल्स आर नॉट present, dipoles are not present in such material, there is no dipole, so there is no magnetization at all even in the presence of magnetic field। अगर उसको मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में लाता भी है तो तब भी ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये था ऑर्डरिंग ऑफ डाइपोल्स मूवमेंट इन डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाला टॉपिक भी हमारा खत्म होता है। थैंक यू।